भारतीय जनता पार्टी का पूर्वोत्तर में जो विस्तार हो रहा था, असम से बढ़ते हुए त्रिपुरा, जहां पर उसकी सरकार अब बनती हुई दिख रही है। 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी नतीजों और रुझान के अनुसार इस समय आगे वहां पर और आश्वस्त दिख रही है। बहुत बड़ा बहुमत नहीं है भले ही ये, लेकिन कम से कम सरकार बनाने के लिए, सरकार रिपीट करने के लिए काफी है। जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। जीवीएल, चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है, शुभकामनाएं बहुत सारी मिल चुकी होंगी आपको। अब 2 राज्य यहां पर आपकी सरकार बन रही है और एक राज्य है जहां अगर पुरानी या पुराने साथी के साथ चले जाएं तो वहां भी सरकार मेघालय में हो सकता है बन जाए आपकी। बीजेपी ने जितनी कोशिशें की थी और खुलकर की थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जा रहे थे वहां पर, वो रंग लाया है। बिल्कुल, हमारे पिछले 8.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरा देश का विकास हुआ, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष ध्यान दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री पिछले उनके टर्म में 8.5 साल में 51 बार 51 टाइम्स वो पूर्वोत्तर राज्यों में दौरा किए हैं। उसके पहले जितने देश के प्रधानमंत्री थे 2014 के पहले तक जितने दौरे नहीं हुए, उससे ज्यादा उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में जाने का उन्होंने काम किया है, क्योंकि इस प्रांत को, पूरे पूर्वोत्तर राज्य को, इलाके को विकास में आगे बढ़ाना है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी। उस कल्पना के अनुसार पूरे सरकार ने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और वहां के पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में, पूरे देश के साथ विकास के श्रृंखले में जोड़ने के बारे में, जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो विकास के जो नए आयाम छुए गए, मैं मानता हूं उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों के जनता ने उसका, प्रधानमंत्री जी के काम का और हमारे सरकारों का, क्योंकि तीनों राज्यों में हमारे सरकारें थी और उन सरकारों के दौरान भी जो काम हुआ है उसके लिए जनता ने, इन तीनों राज्यों की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। यह इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उन सबको ये श्रेय जाता है। त्रिपुरा में 25 साल तक सत्ता रहा वो वामपंथियों का, और कांग्रेस उनके प्रमुख विपक्षी रूप में काम किया है। वो दोनों मिलकर आज इस चुनाव में हमारे सामने थे। उसके बावजूद त्रिपुरा की जनता ने भाजपा को फिर एक बार सरकार में आने का आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं ये एक ऐतिहासिक जीत है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक जीत यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव बता रहे हैं। लेकिन इस बीच नागालैंड के चुनाव प्रभारी नलिन कोहली जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, किस तरीके से वहां पर चुनावी रणनीति को डिजाइन किया गया, कौन सी वो चुनौती थी बड़ी जिनको पार पाना था और जिस पर कहीं ना कहीं अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है? धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और हम नागालैंड की जनता का धन्यवाद, उनको धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे सकारात्मक एजेंडा, शांति और विकास का जो एक एजेंडा हमने रखा उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो सरकार जो हमारे केंद्र में कर रही है और यहाँ रियो साहब की सरकार जो राज्य में कर रही है, उसको स्वीकारा है, आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल ये ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर रियो साहब शायद 5वीं बार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। डबल इंजन गवर्नमेंट बनेगी। जिस प्रकार से यहाँ शांति और विकास हुए हैं पिछले 5 सालों में, वो अब और गति पकड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि शांति के लिए जो जो कदम उठाए गए वो पूर्णता की ओर भी बढ़ सकते हैं। नलिन कोहली जी, अपने गठबंधन पार्टनर से अगर हम इतर आपको देखें, बीजेपी को, तो सिर्फ एक पार्टी के तौर पर आप कितना बढ़े हैं? आपको क्या इस समय आकलन आपका क्या कह रहा है? देखिए, अगर मैं आंकड़ों से जाऊं तो पिछली बार हम 20 सीट लड़ रहे थे, 12 जीते, और हमारे गठबंधन अलायंस पार्टनर ने 40 लड़े, वो 18 जीते। लेकिन इस बार जो बढ़त है वो ये है कि हम इस वक्त, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम 12 सीट जीत चुके हैं और एक सीट पे अभी लड़ाई चल रही है, आगे पीछे। तो हो सकता है हम 13 तक जाए, नहीं तो 12 तो हो ही गए, हमारे रिपीट परफॉर्मेंस है। लेकिन दोनों मिलके 40 के करीब आने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ है, क्योंकि इसका मतलब है अलायंस का जो बातचीत हमने की थी, और ये लोगों ने स्वीकारा है कि अलायंस को ही आगे बढ़ना,
लोग बीजेपी को स्वीकार कर रहे हैं उसके स्वरूप में। एक चीज मैं हमेशा मानती हूं कि पूर्वोत्तर को हमेशा अगर अलग थलग माना गया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि कनेक्टिविटी नहीं था उन राज्यों की। अगर मैं दिल्ली में बैठ के ये चाहूं कि मैं नागालैंड घूमने जाना चाहती हूं तो आज मुझे सड़क और हवाई दोनों मार्ग मिल जाते हैं। आपको लगता है इस हिसाब से भी दिल जुड़ने का प्रयास किया गया है? लेकिन आपको यह भी लगता है कि अगर हम उस मुख्य धारा की बात करते हैं जो कि शायद देश के केंद्र से उत्तर दक्षिण पूर्वोत्तर हर राज्य को जोड़ता है, तो उस लिहाज से अभी बहुत काम और बाकी है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर से अपने परिवार की वजह से 86 से जुड़ा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में 2012 से मुझे लगातार यहाँ प्रभार अलग अलग राज्यों के दिए गए। 2012 में मेघालय, उसके बाद 2013-14 में 2012 में मिजोरम, फिर 13-14 में मेघालय, फिर लोकसभा में मणिपुर, और फिर पिछले 3 सालों से नागालैंड। मुझे उसका सौभाग्य मिला है। यहाँ अक्सर कहा जाता था कि दिल्ली की दूरी बहुत है यहाँ से, और इट्स अ पेनफुल डिस्टेंस, लेकिन दिलों की भी दूरी है, उसे दूर करना है। अटल जी की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स बनाया, एक सेपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, लेकिन मोदी जी उसे एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने शिलोंग में अपने भाषण में कहा था कि उनके कार्यकाल से पहले यहाँ केवल 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी जी की सरकार के रहते 7 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए। हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इतनी फ्लाइट्स हो गई हैं। पहले फ्लाइट ही नहीं होती थी, हफ्ते में 1 बार 2 बार, आज दिन में 2-2 3-3 फ्लाइटें भी हैं, और मल्टीपल कनेक्टिविटी बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे आज सुबह मैं गुवाहाटी से पहुंचा हूँ, रात गुवाहाटी पहुंचा, और सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट भी गुवाहाटी से यहाँ दीमापुर। अब